जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हम स्वागत करेंगे उमेश अग्रवाल जी का इंडिया क्रॉनिकल्स .in से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। जय सिया राम। जय सिया राम। सर, हम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। मैंने खुद भी तैयारी की हुई है। जब हम तैयारी करते थे तब भी हमें ये चीज समझाई गई, और हम नॉर्मली बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो पूरे का पूरा कल्चर है वो दो चीजों के आसपास घूम रहा है। एक तरफ कैपिटलिज्म है, दूसरी तरफ एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है और दूसरी तरफ कैपिटलिज्म यानी फ्री मार्केट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म जो इस दुनिया में आए, इन्होंने जो चीज भी डिस्ट्रॉय करी, पहले चर्च को डिस्ट्रॉय किया, फिर यूरोपियन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय किया, फिर दुनिया के ऊपर कब्जा किया, जो भी हम सीरीज में पढ़ते हैं। लेकिन इसका एक पार्ट ये है कि इकोनॉमिक्स के मामले में इन्होंने तीन चीजें दी। पहला बैंकिंग, दूसरा इंश्योरेंस, और तीसरा जिसे कहते हैं शेयर मार्केट। बैंकिंग, इंश्योरेंस और शेयर मार्केट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बून है, ये सारा डिपेंड करता है प्रॉफिट पर। और प्रॉफिट जो है वो भी अनलिमिटेड यानी मैक्सिमम प्रॉफिट, कंपटीशन और सब चीजें। लेकिन प्रॉफिट दो चीजों के ऊपर है। एक, या तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन में आप ज्यादा सेलिंग प्राइस रख नहीं सकते। तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि भाई कैसे भी करके कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमीज को आगे बढ़ाओ। कंजम्पशन में नेचर का जो एक्सप्लॉइट कर सकते हो वो करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंजम्पशन की इतनी हैबिट डाल दो कि कुछ कहने की हद नहीं। अब जब ये कंजम्पशन की हैबिट डल जाती है तो इकोनॉमिक साइकिल जो है, वो साइकिल जब बड़ी हो बड़ी 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 और बड़ी होती चली जाती है तो इकोनॉमिक हीट शुरू हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट शुरू हो जाता है कि वो थोड़ी थकने लग जाती है, और उसका एक ऑटोमेटिक आउटकम जो है वो है रिसेशन। ऐसे में प्रॉफिट, कंपटीशन, इन्वेस्टमेंट और ये सब चीजें, इन सब चीजों का अल्टरनेट हमने देखा। इन सब चीजों ने, ठीक है चलो इकोनॉमी वगैरह में जो भी था तो था, इन्होंने जिस तरीके से लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, पूरी पूरी सोसाइटी खत्म करके रख दी। यूरोपियन सोसाइटी अपनी रूट्स खत्म कर चुकी है, वो जिंदा नहीं रह पा रहे, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे। अमेरिकन सोसाइटी की हालत खराब है, और ये जो लिबरलिज्म, लेफ्ट लिबरल्स जो है वो इस्लामिस्ट का एक वेपन बनाकर जिस तरीके दुनिया के ऊपर हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश हो रही है। और एक सेक्शन ऐसा भी है जो इस अल्टरनेट को वैदिक इकोनॉमिक्स का इसका अल्टरनेट इस्टेब्लिश कर रहा है। तो सर, मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, आप ही ने सजेस्ट किया है, तो जो वैदिक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है ये है क्या, और कैसे ये यूरोपियन या वेस्ट की जो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म वाली, उसे काउंटर कर सकता है, उसको उसका एक जिसे कहते हैं वायबल अल्टरनेट बन सकता है। जी सर। हरिमोहन जी, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत के अंदर अर्थ का बहुत महत्व रहता था। अर्थ ऐसा था कि इसके अंदर लोगों की खुशहाली सबको मिलती थी, ठीक है। और हमारे जो मंदिरों में पहले आपने देखा था, शिक्षा और चिकित्सा पे बहुत ध्यान दिया जाता था। जो सारा इकोसिस्टम होता था वो मंदिर के आसपास घूमता था। तो इसको जनरली मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बोला गया है एज अ टेम्पल इकोसिस्टम, ठीक है। बट देखिए, आज हमारे टेम्पल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हिंदूज रिलीजन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उसको चलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही हो गया है कि हमारे जो टेम्पल्स है, जो अपनी अपनी जो पद्धति है उसको प्रोपोगेट नहीं कर सकते, वो बढ़ा नहीं सकते। आपने देखा है कि हमारे स्कूल की पद्धति में हम कभी भगवत गीता की बात नहीं करते, हम रामायण की बात नहीं करते, हम महाभारत की बात ही नहीं करते। तो एक बहुत हद तक हमारी पॉपुलेशन है वो ये हमारे जो कल्चर से अनभिज्ञ है, ठीक है। देखिए, और सेकंड चीज है, मैं इसमें आता हूँ कि आपने देखा कैपिटलिज्म की बात किया है। कैपिटलिज्म में अग्रीगेशन ऑफ वेल्थ इंपॉर्टेंट होता है। मतलब सब जगह से आपने बोला था मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इन द हैंड ऑफ फ्यूज। इट इज नॉट मतलब सबको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं मिलता है, ठीक है।
अमेरिका में ही बोलते हैं कि द टॉप 1% होल्ड द 99% ऑफ नेशंस वेल्थ। इंडिया में बोला जाता है कि द टॉप 1% होल्ड द नेशंस ऑफ 40% ऑफ नेशंस वेल्थ। ठीक है, तो ये मॉडर्न डे कैपिटलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोसाइटी, जिसके थ्रू आपने जैसे बताया है कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दिया एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, एंड थर्ड मैं एक और एक चीज इसमें ये भी बोलना चाहता हूँ कि वैदिक इकोनॉमिक जैसे आपने बोला है, एक आंसर है वेस्टर्न लिबरलाइजेशन, वेस्टर्न जो कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है, ये क्यों है? मैंने क्यों इसको वैदिक अर्थशास्त्र बोला है? सर सारा ज्ञान तो हमारे वेदों में ही है। ठीक है, जो भी वेद किया, जो भी हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारे ज्ञान की उत्पत्ति, ये हमारे वेदों में ही है। आप अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी देख लीजिए, जो उन्होंने परमाणु बॉम्ब बनाया था, उसका भी उसने कहीं न कहीं उसको भारतीय जो वेद है, उधर से कहीं से उन्होंने इंस्पायर किया है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं सारा ज्ञान हमारे वेदों में ही है और अर्थशास्त्र तो हमारे देश में आपने देखा ही था, चाणक्य जो बोलते हैं अर्थशास्त्र के किंग है। लोग बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस के जो एडम स्मिथ है, he is called as the father of modern day economics. It's not a modern day economics. It is a modern day capitalist economics which is designed to subjugate the masses for for the oligarchs. सर वैदिक इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। वी बिलीव इन एग्रीगेशन ऑफ वेल्थ। आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जो टेम्पल्स में अंदर जो पद्धति होती थी, जो रिचुअल्स होते थे, वो ऐसे डिजाइन किया जाता था जिसके कारण सब लोगों को फायदा पड़े, समाज के सारे तबकों के बीच में उसको उसका बेनिफिट मिले। जैसे आपने देख लिया अभी महाकुंभ आने वाला है 2025 में, 45 दिन का होने वाला है। सर उसके अंदर बताते हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं ये 45 दिन के त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए। ठीक है, तो उसमें डुबकी लगाने के लिए। तो 45 करोड़ का एक फिगर ऐसा है, इट इज लाइक मैं आपको यही बता देता हूँ, 33 करोड़ इज द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूके की पॉपुलेशन 6 करोड़ है और यूरोप की पॉपुलेशन 80 करोड़ है। ठीक है, 40 करोड़ लोग आप समझ लीजिए, 40 करोड़ पकड़ के चली लीजिए, तो हाफ ऑफ द यूरोप, मोर देन पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका और अराउंड 8 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ यूके, वो ऐसी पब्लिक आने वाली है इधर। तो उसके कारण जो इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा वो आपने देखा ही होगा। आपने उधर देखा ही होगा कि जो टेंट वाले हैं, जो फूल बेचने वाले हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, टांगे वाले हैं, जो वहां पे जो काम करते हैं, जो ठेला लगाते हैं, जो बोटमैन है, वहां के होटल्स है, सबको बेनिफिट होगा। एक इकोनॉमी में रिवाइवल चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, जब एक कॉमन आदमी एक कॉम दूसरी जब जब वो प्लेसेस जाता है, जैसे वो महाकुंभ में जाता है, तो वहां पे वो खर्चा जो करता है उसका बेनिफिट सब लोगों को मिलता है। तो इसके कारण दिस इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब ये वेल्थ जो होती है सबको समांतर रूप में इसका डिवीजन होता है। और जब कैपिटलिज्म में होता है तो आप देख लीजिए, इट इज लाइक एग्रीगेशन ऑफ वेल्थ। लोग बताते हैं कि आप शिकागो जाइए, वहां पे आपको इतना देखने को मिलता है। वहां पे कौन जा सकता है? ठीक है, वहां पे आप सोच लीजिए कौन जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। जो ओनली द रिच पीपल कैन गो। गोवा जो इतने दिनों से बोला जाता था इज वन ऑफ द टॉप स्पेंडिंग डेस्टिनेशन, अब वो नहीं रहा है। लोग अभी अयोध्या जा रहे हैं। ठीक है, अयोध्या के अंदर जो मंदिर का शिलान्यास हुआ था, उसमें आपने देखा था उनकी इकोनॉमी को कितना फायदा हुआ। यूपी गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ओनली 6,000 करोड़ इन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसको टैक्सेस आएगा यूपी गवर्नमेंट को 30,30,000 करोड़। ठीक है, और आप समझ लीजिए एक आदमी अगर जो 40 करोड़ लोग जो जाते हैं, एक आदमी भी 5,000 रुपए भी खर्चा करे, तो उसका जो इकोनॉमिक जनरेशन है वेल्थ, इट इज लाइक 2 लाख करोड़ 45 डेज में। लोग बताते हैं कि जो ये 1.5 महीने में वो बिजनेस करेंगे, अगले 6 महीने की इनकम उनको आ जाएगी। ठीक है, और सेकेंड जैसे इस महाकुंभ में लोग जो आएंगे, अ, तो वो ऐसा भी नहीं है कि उधर ही जाएंगे, वो लोग दूसरे सेंटर्स भी जाने वाले हैं यूपी में। जैसे अयोध्या जाएंगे, फिर वो लोग मथुरा जाएंगे। तो इस तरह से उधर स्पिल ओवर इफेक्ट भी सब जगह जाता है। और थर्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो उसके बाद भी यूज होता है। तो इसके अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, और इसके कारण लोगों की जिंदगी में एक फर्क भी पड़ता है। सर आपने सुना होगा ईएसजी कॉन्सेप्ट, जो यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी वो बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं
जिसमें बात करते हैं कि आप कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करिए, और जो कंट्रोल करता है उसको कार्बन क्रेडिट्स देते हैं। और आपको मालूम है इलॉन मस्क अपना मैक्सिमम प्रॉफिट ये कार्बन क्रेडिट बेच के बनाता है। ठीक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट है इधर कार्मिक क्रेडिट्स। आप एक लोगों को बताइए कि आप एक दूसरे के लिए अच्छा काम करिए, उसको रिकॉग्नाइज करिए, उसके लिए एक बेंचमार्क बनाइए, और उसको रिवॉर्ड भी करिए, रिकॉग्नाइज भी करिए। ठीक है, और ये कार्मिक क्रेडिट हम हमारे पंच धातु के जो हैं उस कॉन्सेप्ट में कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आदमी रिवर्स के लिए क्लीन करता है, हम एक बेंचमार्क बना सकते हैं कि इतना करे तो आप उसको ओशन क्रेडिट दीजिए। अगर कोई प्लांटेशन करता है ट्रीज का तो उसको ग्रीन क्रेडिट दीजिए। अगर वो कुछ काम करता है जिसके कारण जो समझ लीजिए भूमि में अगर वो कुछ काम करता है, इफ इज प्रिवेंटिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ सॉइल एरोशन जैसे हम देखते हैं, उसको अगर प्रिवेंट करता है तो उसको दीजिए सॉइल क्रेडिट। ऐसे एक तरह से क्रेडिट देना चालू करिए और इसको बेंचमार्क बनाइए। सर इसके लिए आपको नोडल एजेंसी बनानी पड़ेगी। और एक चीज है, मेरा ये मानना है हमारे जो टेम्पल्स है उसको फ्री करिए और उनके लिए एक स्टॉक एक्सचेंज बनाइए या टेम्पल एक्सचेंज बनाइए। जैसे कॉन्सेप्ट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, कॉन्सेप्ट लाइए स्पिरिचुअलाइजेशन का, जिसके अंदर जितने ज्यादा टेम्पल्स में लोग आते हैं और वहां पे उस टेम्पल के विजिट के कारण जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट होता है उसको आप उसको आप बियरमार्क करिए। ठीक है, सेकंड, मंदिर में हुंडीज में आता है लोग पैसा, उसको आप लोगों को बताइए। थर्ड, वो पैसा जैसे मैंने बोला है शिक्षा और चिकित्सा पे लगाइए, जिसके कारण वो पैसा जो मंदिरों में इकट्ठा होता है, इट इज यूज फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो क्या होगा, ऑल ओवर इंडिया लोग मंदिर बनाने लगेंगे, उसको मार्केट करना चालू करेंगे, सब लोग बोलेंगे आप हमारे यहाँ आइए, फैसिलिटीज बढ़ेगी पिलग्रिम्स के। सर वो जो पिलग्रिम्स जो आएंगे उधर की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ेगा। सेकेंड, मंदिर के अंदर कलेक्शन भी आएगा। थर्ड, जो मंदिर का फंड्स है अगर शिक्षा और चिकित्सा को यूज होगी तो हमारी वैदिक पद्धति भी बढ़ेगी, और वैदिक पद्धति बढ़ने के कारण उस एरिया का डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, और सर मेरा एक चीज मानना है कि हमारे पास बहुत सारे बाबा है, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, रामदेव है एंड अदर थिंग्स। इन लोगों को भी बोलिए उधर आप लिस्ट करिए अपनी। ठीक है, आपके कितने फॉलोअर्स है। जैसे अगर आपने सुना है कि आर्ट ऑफ लिविंग में बोला था कि लास्ट टाइम क्लीन द ओशंस, क्लीन द गैंजेस, ऐसा कुछ उन्होंने मुहिम चलाया था। अगर उसके उनके कॉल से अगर समझ लीजिए 1 मिलियन पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, तो उनको एक स्पिरिचुअलाइजेशन इंडेक्स में उनको नापिए, एक बेंचमार्क बनाइए। ठीक है, तो सब लोगों को हम मैं जो मॉडल बता रहा हूँ इसके अंदर वी आर प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज कि कौन सबसे आगे कर सकता है। ठीक है सर, सब भेड़ चाल की बात है, ये सब करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बेंचमार्क नहीं, जैसे पुरानी बात होती है कि नेकी कर कुएं में डाल, वैसा नहीं होता सर। अभी अगर आपको इसको मॉडल को अगर आपको सक्सेसफुल रखना है तो आपको बेंचमार्क करना पड़ेगा, आपको इसके अंदर रिकग्निशन देना पड़ेगा, आपको इसको सरकार को इसको बढ़ाना भी पड़ेगा। सरकार ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज चालू किया था 4-5 साल बाद बजट में, इसमें अलाउ किया था एनजीओ और एनपीओ को लिस्ट करने का। उसी का फ्रेमवर्क को आगे बढ़ा दीजिए। आप समझ लीजिए आपकी एरिया में किसी को कोई डिजीज हो जाता है, किसी एक व्यक्ति को या जिसकी आर्थिक सहायता कोई नहीं कर सकता है, वो एनजीओ आके वो अगर वो क्लियर कॉल देता है कि आप इसकी आदमी की चिकित्सा में फंडिंग करिए, तो क्राउड फंडिंग के थ्रू अगर उस आदमी की अगर हम जरूरत मीट कर सकते हैं तो सर एक बहुत बड़ा चीज है। ये प्राइवेटली हो रहा है, बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, बट इसको गवर्नमेंट के अंदर इसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी लाना जरूरी है, सुपरविजन में भी लाना जरूरी है, ताकि इसके थ्रू कोई लोग बेकार का फंड्स नहीं निकाल सके। आपने देखा होगा कोविड में बहुत लोगों ने फंड्स इकट्ठा किया था, मतलब ट्रीटमेंट के नाम से, बाद में मालूम भी पड़ा कि इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो मेरा इस मॉडल में ये होता है कि आप इसके अंदर टेम्पल स्टॉक एक्सचेंज बनाइए, उसके अंदर टेम्पल्स को लिस्ट करिए, जितने भी बाबास हैं जो जहाँ पे हमारे बाबास है जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, पतंजलि है, उन सबको बोलिए आप लिस्ट करने के लिए। थर्ड, क्राउड फंडिंग को इसको रेगुलराइज करिए, गवर्नमेंट मॉनिटर करना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए। तो ये सब चीज करने से सर ये मेरा एक ही मानना है कि वैदिक इकोनॉमिक्स में यही चीज है कि इट इज एम एट equitable distribution of wealth without compromising on AS on environment sustainability। बस यही है सर, मेरा यही है। that's a simple model। अब सर सवाल यही है
हमारे को इस पूरे मॉडल में वो जो प्रॉफिट का कंसेप्ट है वो नजर नहीं आ रहा। सर्वाइवल का एक लाइफ का कंसेप्ट तो नजर आता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है, स्टैंडर्ड, जिस देखिए एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि वेस्ट ने घमंड, ईगो, स्टेटस सिंबल जैसे कुछ शब्द हमें दिए कि अगर आपके पास आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपके पास बड़ी गाड़ी है उससे मतलब है, आप नाचने गाने वाले हैं इससे मतलब नहीं है, आप जितने मर्जी गिरे हुए इंसान है इससे मतलब नहीं है, आपके पास गाड़ी कौन सी है, बंगलो कैसा है, इससे मतलब है। और यही कारण है कि बॉलीवुड बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं वो बेचारे अपने घर के अंदर घर के सामान अपनी तनख्वाह में पूरा नहीं कर पाते, और जो नाचने गाने वाले हैं उनके घर के बाहर करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की भीड़ हर रोज जुड़ती है कि एक दर्शन को करने को मिल जाए, और वो ऐसे ऐसे सुबह उठता है और ऐसे ऐसे करके हाथ हिलाता है और दुनिया दीवानी हो जाती है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये असलियत में वो ग्लैमर, वो कंजम्पशन बेस्ड, वो सब चीजें जो हैं, ये इसी वजह से तो है क्योंकि वो स्टाइल दिखा रहा है, उस वो दिखा रहा है कि देखो मेरे पास बड़ी गाड़ी है इसलिए मैं अमीर हूँ, इसलिए वाव हूँ, इसलिए वो महान हूँ। और यही कारण है कि हमारी सोसाइटी को गाइड करने के लिए फिर किसी हीरोइन को, किसी मॉडल को, किसी मतलब सो कॉल्ड एक्टिविस्ट को या किसी हीरो को बुला लिया जाता है, और वो कहीं ना कहीं अपनी नीचपना कहीं ना कहीं तो दिखा के ही चला जाता है। हमारे रोल मॉडल जो हैं शाहरुख खान, सलमान खान हो सकते हैं, हमारे रोल मॉडल्स इसरो के साइंटिस्ट नहीं हो सकते, हमारे रोल मॉडल्स जो हैं वो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं हो सकते। ये असलियत में इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वही तो पार्ट है जिसमें आम आदमी को जिस तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया कि आपकी जिंदगी का मकसद जो है वो पैसा कमाना है, और पैसा जितना ये आदमी, आम आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत करेगा, उसको चाहे वो इंश्योरेंस के चक्कर में, चाहे शेयर मार्केट के चक्कर में, चाहे वो कंजम्पशन के चक्कर में, चाहे गाड़ी खरीदने के चक्कर में, इंस्टॉलमेंट के चक्कर में, सब चीजों के चक्कर के अंदर पैसा जो है वो बहुत तेजी के साथ बना भी रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी मेहनत का सारा पैसा तो बैंक खा जाता है। मैं नॉर्मली अगर देख रहा था, मैं फ्रेंकली एक बात बता रहा हूँ सर, मतलब मेरा एक दोस्त है सर, उसका लगभग लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास की उसकी मंथली इनकम है, 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास की, ठीक ठाक कमा लेता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस 2.5 लाख रुपए की इनकम में से उसका लगभग लगभग 1.5 से 2.5 लाख रुपए के आसपास की इंस्टॉलमेंट्स आती है महीने की। और उस 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो उस 1.5 लाख की इंस्टॉलमेंट को अगर उठाकर देख लिया जाए तो ब्याज ब्याज ही उसका लगभग लगभग 75 से 80 हजार पे जाता है, लाख रुपए जाता है ब्याज। गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे, फोन इंस्टॉलमेंट पे, टीवी इंस्टॉलमेंट पे, फ्रिज बड़े वाला इंस्टॉलमेंट पे, उसके बाद जो एक फ्लैट खरीद रखा है वो इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है फिर जी, घर बच्चों का भी स्कूल जो है वो भी हाई लेवल होता है। उसके बाद हर चीज मतलब बिल्कुल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। भाई साहब कोरोना आया, 20 हजार रुपये मांग रहा था फोन करके, और गाड़ी बेचनी पड़ गई। वो सस्टेनेबल तो है ही नहीं ना फिर ये ग्रोथ। अच्छा, उसके बाद जब ये सिस्टम खुला तो उसके बाद वो 2.5 लाख रुपए के बेंच मार्क तक नहीं पहुंच पाया, 70-80 हजार में बड़ी मुश्किल से कमा पा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम ये है कि जितना उसने वो सब चीजें ले रखी थी उसकी क्रेडिट वैल्यू खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, ठीक है। वो कैसे भी करके वो मकान बचाने के चक्कर में है, वो जो फ्लैट ले रखा था वो बचाने के चक्कर में है। सामान, गाड़ी वाड़ी सब बिकना शुरू हो चुकी है, लगभग बिकी चुकी है, ठीक है। और वो सर्वाइवल मोड में आ चुका है, और बैंकों ने कहा नहीं 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 नहीं, तू तो सारा पैसा खा जाता है यार, तेरे बस की तो है नहीं, एक काम कर, तेरी सिबिल वैल्यू खत्म है, खत्म। अब ऐसे कितने लोग खत्म हुए होंगे जो 2.5-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, फर्स्ट क्लास लाइफ जी रहे हैं, और उसके बाद पता लगा एकदम से कोरोना पीरियड आया और वो रिसेशन उसकी पूरी उसके मार्केट, क्योंकि इंस्टीट्यूट मार्केट में तो रिसेशन आ चुका है। अच्छा, मजे की बात मैं आपको इंस्टीट्यूट मार्केट की बताऊं, मैं टीचर हूं, तो हम अपना इंस्टीट्यूट मार्केट के अंदर भी आपका एक कंजम्पशन देखिए, हमारे यहाँ वैदिक पीरियड के अंदर, हमारे यहाँ जो पुराना सिस्टम 1835 से पहले जिस तरीके से होता था गुरुकुल सिस्टम, उसमें गुरु और चेले का रिश्ता होता था, एक गुरु है एक चेला है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने आकर, ये जो प्राइवेट स्कूल्स ने आकर उसे दुकान बना दिया। एक बढ़िया सा जोक है कि यार ठीक है, आपने जो दुकान, मतलब अगर आप है ना हमारे बच्चों को खाना पीना भी स्कूल में आप ही दे दिया करो, पैसे तो ले ही रहे हो, फिर सारी गारंटी तुम्हारी, और गारंटी कुछ नहीं प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। अब उसी प्राइवेट स्कूल के पैरेलली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी खुले, बड़े हजारों करोड़ के बायजूस से लेकर जितने भी,
अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं सर, ये जो कैपिटलिज्म है ये हमारे उस गुरु शिष्य के रिलेशन के अंदर भी घुसा तो कि मैं ट्यूशन भी। हाँ, यहाँ पे एक चीज बोलने वाला हूँ। आपने ये सब जो बोला है ना, उसके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, एजुकेशनल माफिया। बस। हाँ, मैं उसी तरफ बढ़ रहा था। एजुकेशन माफिया ने जिस तरीके से बच्चों को कब्जा कर रखा है, ये लोग टीचिंग स्कैम कर, मतलब ये एग्जामिनेशन में स्कैम करवा देते हैं, ये लोग एग्जामिनेशन के अंदर पीआईएल लगा के रुकवा देते हैं, ये सारे धांधलेबाजी कर रहे होते हैं कोचिंग सेंटर। योगी जी ने तो नाम भी लिया है कि ये जो कोचिंग माफिया है इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी चलाई वो अच्छी चल रही है। लेकिन मैं दूसरी तरफ इशारा कर रहा हूं, कैपिटलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल देखिए कि बेसिक जो थॉट है ना कोचिंग का, वो है किसी भी टीचिंग प्रोफेशन कोई भी हुआ, उसका बेसिक पार्ट क्या है, टीचर और स्टूडेंट। इस टीचिंग माफिया, मतलब इस कोचिंग माफिया ने, जिसमें मैनेजर घुसे, आईआईटी आईआईएम पास आउट बड़े बड़े मैनेजर्स घुसे, उन्होंने टीचर को तो बना दिया प्रोडक्ट। टीचर इज अ प्रोडक्ट, कि जी हमारा जो बेस्ट, जब ये कहते हैं ना बेस्ट फैकल्टी, तो कहते हैं हमारे बेस्ट प्रोडक्ट्स है भाई, बेस्ट प्रोडक्ट्स। और स्टूडेंट को बना दिया कस्टमर। पहले टीचर नॉर्मली सेलेक्ट करता था, अच्छा टीचर सेलेक्ट करता था कि तुझे पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। फिर टीचर कहता है यार जो आना है आ रहा है, आने दे, सबको पढ़ा दूंगा। अब प्रॉब्लम यह है, अब स्टूडेंट जो बनने लायक है भी या नहीं, उसको पहले तो बताया जाता तू आईएएस बनेगा, तू सरकारी नौकरी करेगा, तो ये महान बनेगा। और फिर उस टीचर को क्लास में बिठा के कहते अब तू ये बताइए टीचर से समझ में आ रहा है? वो कहते नहीं आ रहा सर, ये सर बेकार है, टीचर बेकार है, चेंज। तो टीचर कौन सा चलेगा? टीचर वो चलेगा जो नॉर्मली एक महिला होगी, और वो क्लास में पढ़ाने की, ऑनलाइन मेनली क्लास में पढ़ाने की जगह वो कमेंट पढ़ रही होगी कि मैडम आपकी शादी हो गई क्या, और उसके बाद कहेगी कि तुम ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, जबकि वो पढ़ा कुछ नहीं रही है। जितना टीचर था सारा मार्केट से बाहर, और कौन आ गया इस टाइप की फालतू बकवास करने वाला। उसमें एक तो मैं वो सस्ता है, मैं बता रहा हूं, मैं अपने प्रोफेशन की बता रहा हूं, मैं एक तो वो आपको वहीं सस्ता, पे मैं वहीं पे आ रहा हूँ आपकी बात। या उसी आप चीज को हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, एक तो वो सस्ता टीचर है, ठीक है, दूसरा उसने बकवास कर दी, तीसरा हो हल्ला मचाने वाले। अच्छा, आपको पता है मुखर्जी नगर के अंदर सबसे अच्छा टीचर कौन कहलाता है? वो नहीं जो पढ़ाता है ना, वो नहीं जिसके सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्शन होते हैं वो भी नहीं पढ़ाता, वो भी नहीं होता। सबसे अच्छा टीचर वो है जिसके क्लास के अंदर बेंच कितनी थंपिंग होगी, बेंच थंपिंग जितनी ज्यादा होगी, वो टीचर उतना अच्छा है, वो उतना बढ़िया टीचर है। और जो टीचर सीरियसली पढ़ाएगा, अब वो हुड़दंगी बच्चे हैं, वो सीरियस पढ़ने वाले टीचर के पास आएंगे नहीं। अब उसमें से 90% स्टूडेंट आएगा, मौज मस्ती करके भाग जाएगा, 10% बचेगा, उसको दोबारा किसी दूसरे टीचर के पास जाके पढ़ना पड़ेगा। मुखर्जी नगर में मेरा एक दोस्त है, राम, राम नाम का टीचर है, मैथ्स का गजब टीचर। वो बंदा 50 बच्चे पढ़ाता है और उसमें से 48 सेलेक्ट हो जाते हैं, इस लेवल का टीचर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है उसके पास 50 से 55 नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम यह आती है उसके साथ कि वो जो 50 बच्चे आते हैं, वो अपने सारे पैसे कहीं ना कहीं फूक के आए हुए होते हैं, और वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि सर पैसे नहीं है। और दूसरा वो ऐसा बंदा है, कहता है मेरे को जो बच्चा समझ में आएगा मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं बकवास करने वाले को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। यानी जो बंदा 95% सिलेक्शन रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है, मैं यूं नहीं कह रहा कि 48 से सिलेक्ट हो जाएंगे, मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है वो, कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो रहा है, उसका कोई नाम नहीं जानता। और एक गधा टीचर जो 8 को लड़का लड़की बता रहा होता है, 69 लिखेगा और 69 को बोलेगा 69 कुछ समझे, और पीछे हुड़दंग मचा के रहे हाँ सर समझ गए, वो टीचर बेस्ट फैकल्टी ऑफ मुखर्जी नगर कहलाया। मतलब कामा सूत्र की इंग्लिश बताने वाला टीचर, इंग्लिश बताने वाला टीचर, सेक्स पोजीशंस की इंग्लिश बताने वाला टीचर बेस्ट फैकल्टी कहलाता है मुखर्जी नगर में। और ये चीज ऑनलाइन में और बुरी है, जहां एक मार्केट मैडम जो वो चिकनी चुपड़ी मैडम खड़ी होगी, और वो लड़कों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के कह रही होगी तुम सुधर जाओ, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे नहीं, नहीं मैं उससे पसंद करती हूं, मैं उसको पसंद करती हूं। और एक महान मैडम
एक महान मैडम तथाकथित, वो पता है लड़के लड़कियों के रिश्ते करवा रही होती है, लड़का कहता है मैडम मेरा भाई है ना वो जॉब लग गया, तो कोई लड़की हो तो बता देना, और वो ऑनलाइन पढ़ के सुना रही होती है। ये तो एजुकेशन माफिया है। और ये एजुकेशन को जिस तरीके से काम किया है इन लोगों ने कैपिटलिज्म के नाम पे, तो आप सोचिए इस कैपिटलिज्म ने कितनी बुद्धि खराब कर दी। सर मैं वहीं पे आ रहा हूँ। हाँ आपने जो जिस एजुकेशन माफिया की बात कर रहे हैं, मैं मेरे लड़के के लिए मैथ्स कोचिंग के लिए गया था। तो जहाँ पे जिस टीचर ने पहले बोला कि मैं आपका इंटरव्यू लूंगा, फिर मैं स्टूडेंट का इंटरव्यू लूंगा, तो वो बोलता है मैं अपने यहाँ पे, जैसे आपने बोला ना, वो आपका जो दोस्त है जिसका 95% स्ट्राइक रेट है, बोलता है मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ कि आप मेरे क्लास में आने लायक हो क्या नहीं। वैसी बात है सर। आज प्रॉब्लम क्या है ना सर, पेरेंट्स आर नाउ गोइंग आफ्टर प्रोडक्ट्स। उनको उनको ड्यू डिलिजेंस नहीं करना रहता है। वो कभी भी ये नहीं देखते कि आगे जाके वो कभी भी वो चकाचौंध एडवर्टाइजिंग के माया जाल में फंस जाते हैं। सेकेंड, वो खुद नहीं जाते, वो इंस्टीट्यूट में जाके खुद नहीं चेक करते कि अंदर जाओ, आप लोगों से बात करो, आप ड्यू डिलिजेंस करो। वो काम तो कभी कोई करता ही नहीं है सर। ठीक है। और ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जैसे आपने बताया है, इट इज मच मोर प्रमोटिंग, इट इज मच मोर, जैसे आपने बताया आपके दोस्त की जो 2.5 लाख की इनकम है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग 2.5 lakhs ऑफ इनकम, ही इज अनेबल टू मैनेज हिज एंड्स। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे सिखाया जाता था सेव एंड स्पेंड। हाँ, ठीक है। फर्स्ट सेव देन स्पेंड। यस। फिर बाद में होता था सेव, इन्वेस्ट एंड देन बाय द कैपिटल्स। हमारे यहाँ पे ये डेट सिस्टम कभी था ही नहीं। ये सब कॉन्सेप्ट आया वेस्ट से। ठीक है। और इसके कारण जो आप बता रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए जो सैलरी करने वाला, वो चले गया कि ही वांटेड टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम सोसाइटी, कि वो स्पेसिफिक ब्रांड की अगर कार में घूमेगा और एक स्पेसिफिक टाइप की लाइफस्टाइल जिएगा और एक स्पेसिफिक टाइप के अगर वो क्लोथ्स, और वो एक तरह से उनको एंडोर्स करेगा कि उसको एस्पिरेशनल प्रोडक्ट लेने वाला है, जब आकर समझिए उसके पास आईफोन 16 प्रो मैक्स है, तो उसको जब सोसाइटी बोलता है ओके यू आर हैविंग द बेस्ट फोन, वहां पे लोग जब उसको ग्लोरीफाई करते हैं तो उस चकाचौंध में चले जाता है। और अगर आज कोई आदमी अपनी सेविंग करता है, सेविंग करके वो घर बनाता है और उसके बिना डेट पे रहता है, तो लोग सोसाइटी उसको कंजूस, सोसाइटी उसको बोलेगा बैकवर्ड, सोसाइटी बोलेगा कि और आउटकास्ट बैंक कर वाले देता है। कहते हैं, बैंक वाले कहते हैं हमारे किसी काम का नहीं। हाँ अच्छा मजे की बात एक बताऊं सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। एक बंदा जिसकी मतलब जिसे कहते हैं ना करोड़ों, मतलब जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा है, उसकी जो सिबिल वैल्यू है वो 750, 800, 900 के आसपास है। और एक आदमी जिसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है उसकी सिबिल वैल्यू खराब है। सर, उसका सिविल रिकॉर्ड ही नहीं है। हाँ मुझे अपना सिविल देखने के लिए जबरदस्ती आए, अब मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है और उसके ऊपर जबरदस्ती खर्चे करता हूँ क्योंकि सिविल स्कोर बनाना है। द सिस्टम इज इंसेंटिवाइजिंग यू टू टेक क्रेडिट, और उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे ही आपको लोन मिलेगा। अगर मैं किसी को बोलूं मेरे पास एसेट्स है, मेरे पास डिपॉजिट्स है, मेरे पास ये सब चीज है, तो आपको लोन जल्दी नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी कोई पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रहेगी, तो आपको लोन ही नहीं मिलेगा। और अच्छा सिविल का हम्म आप बताइए। तब मेरे को जबरदस्ती, मैंने इसे क्रेडिट कार्ड लिया, जबरदस्ती मैं 10,000 रोज हर महीने स्पेंड करता हूँ जस्ट टू कीप माई सिविल हिस्ट्री अलाइव एंड सिविल हिस्ट्री गोइंग अहेड। मालूम नहीं कब जाके कब फंड्स की जरूरत पड़ जाए, बट द सिस्टम इज इंसेंटिवाइजिंग यू टू एक्चुअली कंज्यूम, इट इज नॉट इंसेंटिवाइजिंग यू टू स्पेंड। आपको ये नहीं बताता है कि आपने अगर इसमें वेल्थ जनरेशन किया है, सिविल विल नॉट बेंचमार्क यू फॉर योर सक्सेस, they will benchmark you on the type of expenditure you do and your repayment capability। ठीक है। तो यही है सर आपकी। अब मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा मजे की, कि जो सिबिल है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने लाइफ का एक पहला लोन लिया जो ढंग का लिया, वो भी चलो ले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा उसमें इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स अच्छे मिल जाएंगे, मैंने लोन ले लिया। अब साहब पता लगा मेरा सिबिल ही नहीं है। ठीक है, सिबिल है भी तो मेरी वाइफ का सिबिल देखा गया कि हाँ जी उसका है, उसने कोई क्रेडिट कार्ड लिया था
और उसने 167 रुपी किसी क्रेडिट कार्ड के पेंडिंग रह गए थे, वो क्रेडिट कार्ड बंद करवा दिया और उस क्रेडिट कार्ड ने सिबिल के अंदर चढ़ा दिया कि इसकी तो मामला खराब है क्योंकि इसने 167 रुपीज जो है वो नहीं दिए। अब सोचकर देखिए सर, लोन जो होगा वो सीआर्स में होगा और वो 167 रुपीज को लेके बैठा हुआ, सॉरी सर आपका 167 रुपीज। फिर मैंने पूछा व्हाट इज सीबिल, कहता सर वो तो मतलब रिकॉर्ड होता है सर। फिर मैंने सीबिल को ढूंढना शुरू किया तो मुझे पता लगा दुनिया का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड तो सीबिल है। एक अनजान सी कंपनी है, कोई मालिक है नहीं है पता नहीं, बैंक वाले का बैंक मैनेजर आपके खिलाफ एक कंप्लेंट डालेगा और आपका सिविल की बैंड बजा देगा और आप पूरी जिंदगी उसे ठीक नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक बार चढ़ गया सो चढ़ गया और बैंक वाले उसको उठा के तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन जो करेंगे वो करेंगे। और मजे की बात ये, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसका सिबिल का कोई है ही नहीं मतलब। सिबिल अमेरिका की कोई कंपनी कभी बना दी पता नहीं, कैसे बना दी पता नहीं, काम क्या करती है पता नहीं, क्राइटेरिया क्या है पता नहीं, रिकॉर्ड क्या है पता नहीं, कुछ नहीं पता। यहां तक कि कार्ति चिदंबरम जो पी चिदंबरम के बेटे हैं, उन्होंने संसद में भी यह मामला उठाया कि भाई ये सिविल फ्रॉड है क्या। लेकिन ये बैंकिंग लॉबी इतनी स्ट्रांग है कि उस सिबिल के नाम पर हर आदमी को जितना ठगती है, इतना ठगती है कि कुछ कहने की हद नहीं, और उसके ऊपर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। सर बैंक का लोन का जो बेसिक है वो 8.75% है। आप उस बैंक के लोन के अकॉर्डिंग 8.75% के अकॉर्डिंग लेके दिखा दो, 9.5 से नीचे लेके दिखा दो, गारंटी है मान जाऊंगा। 2 4 10 को छोड़ दिया जाए तो कुछ ज्यादा ही बड़े वाले हैं, होता ही नहीं क्योंकि सिबिल 167 का सिबिल डिसाइड करेगा कि 5 करोड़ का लोन कितने का है। कैन यू इमेजिन सर, ये फैक्ट है। और ये इस फ्रॉड को क्रिएट किया है इस वेस्टर्न कल्चर ने, ये फ्रॉड है। और उसके बाद जब रिसेशन आ जाता है, लोग मरते हैं, उसके बाद कभी मतलब मान लिया बीवी ने भी वो मांग लिया, कंपनसेशन मांग लिया, सब चीजें मांग ली तो खत्म। और देखने वाला कोई नहीं क्योंकि सरकारें भी इसके अंदर मजे ले रही हैं कि सरकारों को टैक्स मिल रहा है भर भर के। बरोबर है सर, आपकी बात ये सही है। तो हम मेरा यही मानना है कि ये जो कैपिटलिज्म है जिसके कारण मेटीरियलिज्म को प्रमोट किया जाता है, और मेरा जो मॉडल मैंने सजेस्ट किया है इसमें कॉम्पिटिटिव फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं सिविल रेटिंग, तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ आप अपनी कार्मिक रेटिंग इंप्रूव करिए। ठीक है, अगर आपको एक एजेंसी सर्टिफाई कर देती है कि आपने अपने लाइफ टाइम में इतने अच्छे काम किए और उसका इम्पैक्ट इतने लोगों के पास पड़ा, और उस हिसाब से अगर सोसाइटी सबको सम्मान देता जाए, उसको एक्नॉलेज करे, अप्रिशिएट करे, सब हर जगह लोग फिलांथ्रोपी में चले जाएंगे। और जब सब लोग अच्छा काम करना चालू करेंगे तो सर एक ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा सोसाइटी में। जैसे आपने सिविल की बात की, वैसे ही मैंने ये कार्मिक रेटिंग का एक कॉन्सेप्ट सोचा है कि सिविल रेटिंग के जैसे कार्मिक रेटिंग होना चाहिए। और इसमें जैसे हमारी कंपनीज को बोला जाता है कि आप 2% ऑफ द प्रॉफिट आप इसके अंदर खर्चा कर रहे हो, आपका जो नेट प्रॉफिट है, यू हैव टू स्पेंड 2% ऑफ योर प्रॉफिट इन CSR। वैसे ही कोई एक तरह से दूसरा मैकेनिज्म लीजिए जिसमें इंडिविजुअल्स को भी अलाउ करिए और उसी हिसाब से उनको रेट करिए, और जो अच्छा काम करता है उसको टैक्स बेनिफिट, टैक्स ब्रेक्स दीजिए। तो जो काम सरकार करती है वो अगर इंडिविजुअल्स करने लग जाए, और जिसके कारण ह्यूमन ग्रोथ इंडेक्स लोगों का बढ़े और सोसाइटी अपलिफ्टमेंट हो, तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चेंज इन बिटवीन में लाना पड़ेगा सर। मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा, असलियत में खास बात पता है क्या है, इस कैपिटलिज्म ने एक जो काम सबसे खतरनाक किया है, हमारी हेल्थ और हमारी एजुकेशन, इस पर कब्जा कर लिया है। फार्मा इंडस्ट्री को रिसर्च बना दिया और रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च करके एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी उस पर रिसर्च करके पैसा खर्च करके, सो कॉल्ड पैसा खर्च करके एक रिसर्च करती है, दवाई बनाती है, दवाई को मार्केट में पेटेंट के नाम पे बेच के अरबों खरबों रुपया बना के निकल लेती है। उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं तो एक नई बीमारी खड़ी हो जाती है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आपने पेटेंट खत्म कर दिया तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, कंपनियां पैसा कैसे लगाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता, हमारा पूरे का पूरा
आयुर्वेद जो है, पूरे का पूरा आयुर्वेद जो है वो बिना किसी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के जंगल में बैठे ऋषि मुनि जो कि सोसाइटी के लिए काम करना चाहते थे, उन ऋषि मुनियों ने पूरा आयुर्वेद लिख के घेर दिया और वहां पर किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी और जाके लोगों को फ्री में बता दिया कि भाई पेट में दर्द हो तो ये जड़ी बूटी खा लेना, ये वाली बीमारी हो तो ये खा लेना और ये वाली बीमारी हो तो ये खा लेना और जड़ से इलाज हो जाएगा। बड़े वाला इलाज मंदिरों में हो रहा होता था, लेकिन किसी को इस चीज का फर्क ही नहीं पड़ता और कोई इस चीज का ध्यान नहीं दे रहा, किसी को इस चीज से मतलब भी नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए। सर इसके लिए तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा और चिकित्सा को मंदिर को अलाउ कर देना चाहिए कि वो इसके अंदर हाँ काम कर सके। मेरा ये बिल्कुल सही। वैदिक अर्थशास्त्र में मैंने यही बोला है कि दो चीजें, शिक्षा और चिकित्सा को मंदिर के थ्रू आप इसको प्रमोट करिए। जो उसके अंदर आप जैसे शिक्षा में है, उसके अंदर आप रिसर्च भी एनकरेज करिए। उसके अंदर आप जो ये सब चीज सर आपको आज एक तरह से डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है और हमें हमारे मंदिरों को एक तरह से इनको लिस्टिंग भी करके इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बताने की जरूरत है। सर बिना ये सब चीज ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मैंने इसमें कॉन्सेप्ट निकाला है स्पिरिचुअलाइजेशन। तो स्पिरिचुअलाइजेशन जब होगा, इट इज एन एंटीडोट टू मटेरियलिज्म, इट विल बी प्रमोटिंग फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज। आप देख ही लेते हैं कि बहुत सारे जो बाबा हैं इतने सारे एसेट्स बना के रखे हैं, उनको बोलिए कि बॉस आप अपने ये जो भी इंस्टीट्यूट है आप इसके अंदर लिस्ट कराइए, ठीक है। उनको बोलिए कि आप इसके अंदर एनवायरमेंट के अंदर डालिए, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है मान के चल लीजिए, उनको बोलिए कि आप 100 वैदिक स्कूल खोलिए, ठीक है। आप इसके अंदर आप एक्सपर्ट्स को लेके आइए, क्राउड फंडिंग करिए, गवर्नमेंट को बोलिए टैक्स इंसेंटिव देने को। सर सब काम हो सकता है सर, जो काम गवर्नमेंट का जो खर्चा करने का बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंड्स वेरी लेस, गवर्नमेंट को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस मॉडल में, तो क्योंकि इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एनकरेजमेंट होगा और एक इंस्टीट्यूशन बनेगा विच विल कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट वेलफेयर एफर्ट्स। खैर सर, हमने टाइम से डबल टाइम ले लिया, हमने जो टाइम डिसाइड किया था, लेकिन आपने जो समझाया उससे एक चीज समझ में आई कि हाँ, वेस्ट का जो मॉडल है वो फेल हो गया है, हमारे सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर, हमारी फैमिली सबको खत्म कर रहा है और कोई इससे खुश नहीं है, बस उसे फील करवाया जा रहा है कि तो खुश है, लेकिन जब भी उसको सच्चाई में आता, वो सच्चाई पता लगती है तो या तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, सुसाइड कर लेता है। अब कामयाब वही है जो उस सिस्टम के अंदर फिट है, बाकी कोई कामयाब नहीं है और ऊपर वाला नीचे वाले को नोच के खा रहा है, ऐसा लग रहा है। जॉर्ज सोरोस उसका बेस्ट एग्जांपल है। लेकिन हम टाइम की बाउंडेशंस को देखते हुए यहीं तक रोकेंगे। उम्मीद करता हूं आगे भी हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने समय दिया। थैंक यू सर सर। आपने अपने माध्यम से मुझे एक एनकरेजमेंट दिया कि मैं अपनी थॉट प्रोसेस आप लोगों के सामने रख सकूं, और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है। अगर कोई चाहता है कि इसके ऊपर, और ये मेरा एक थॉट प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत कुछ काम करने की भी जरूरत है। इसको और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सके, इसको और कैसे, इसमें और क्या एलिमेंट्स डाले जा सके, आई एम ओपन फॉर सजेशंस, ठीक है। और मेरा मानना ये है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, लोगों के बीच में एक तरह से जागरूकता जगाना जरूरी है, और आपके माध्यम से ये कर मुझे एक तरह से आई एम रियली फीलिंग ग्रेटफुल फॉर यू टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय श्री राम सर, थैंक यू। थैंक यू। आपने मेरे दिल की बात समझा दी लोगों को।